Hello everyone, Namaskar. Welcome to the lecture 6 of complex numbers. In the previous class, we have studied finding the square root of complex number. Now, in today's class, we are going to discuss the graphical representation of complex numbers, modulus, arguments and polar form. तो आज की क्लास में हम सम्मिश्र संख्याओं को कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, उनका मापांक निकालना, कोणांक निकालना और ध्रुव रूप निकालना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है सम्मिश्र संख्याओं का ग्राफी निरूपण। तो हमें सबसे पहले देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सम्मिश्र संख्याओं को कार्तीय तल में निरूपित करना, कार्तीय तल में निरूपित करना, सम्मिश्र संख्याओं को कार्तीय तल में निरूपित करना हम देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं z इक्वल टू हमारा लिखा है 3 + 4i, हमसे कह रहा है इसको कार्तीय तल में निरूपित करो। तो कार्तीय तल में निरूपित करने का मतलब क्या है कि इसको पहले हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, कोणीय बिंदु निकाल लेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा इसका हो जाएगा 3,4 और 3,4 को तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब हम इसको क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेंगे। तो कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश एक्सिस, ये हो गया y डैश एक्सिस। अब ये हमारा क्या है, ओरिजिन है 0, ओरिजिन क्या है 0। अब हमें 3 + 4i मीन्स 3,4 को रिप्रेजेंट करना है। तो 3,4 मतलब 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। अब 3,4 का मतलब क्या हुआ, x पर 3 होना चाहिए, y पर 4 होना चाहिए। तो x पर 3 का मतलब ये हुआ, y पर 4 का मतलब ये हुआ। तो ये इस तरीके से हम ये पॉइंट P कह सकते हैं, ये हमारा क्या है 3,4। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 + 4i का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने देखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इजी है। बिल्कुल हमें क्या करना है, सिर्फ उससे हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, क्रमित युग्म निकालने हैं और उसके बाद उन पेयर्स को जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को अरेंज करते हैं उसी तरीके से हमने अरेंज कर दिया। अब सपोज हम मान लेते हैं z इक्वल टू 4 + 2i। सपोज हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, z इक्वल टू 4 + 2i। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या बनेंगे, 4, 2। इसके ऑर्डर पेयर 4, 2 बनेंगे। तो मीन्स x पर 4 जाएंगे, y पर 2 जाएंगे। तो x पर 4 एंड y पर 2। तो ये हमारा क्या हो गया 4, 2। ये हमारा z इक्वल टू 4 + 2i का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मान लेते हैं हमारा z2 इक्वल टू सपोज दिया गया है -2 + 3i, इसका रिप्रेजेंटेशन करना है -2 + 3i। तो इसके ऑर्डर पेयर क्या मिलेंगे, -2, 3। तो अब क्या करेंगे, x निगेटिव है तो हमें निगेटिव डायरेक्शन में चलना होगा। तो सपोज ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में हमने पॉइंट्स अरेंज कर लिए। अब हमें -2, 3 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मीन्स x पर -3 जाएंगे और y पर +3 जाएंगे। तो x पर x पर -2 जाएंगे मतलब यहाँ, और y पर 3 जाएंगे मीन्स इसके जस्ट परपेंडिकुलर या सामने हम कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया -2, 3। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से हम सम्मिश्र संख्याओं को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल में निरूपित करते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके बाद आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं मॉडुलस। अब हम बात करेंगे किसकी, मॉडुलस की। तो हम मॉडुलस देखते हैं क्या होता है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस मापांक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर
किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करना। क्या निकालना है? मापांक निकालना है। तो मापांक एक्चुअल में होता क्या है? लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। हमने मान लिया ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके मॉडुलस को मॉड ऑफ z से डिनोट करते हैं। इसके मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं? मॉड ऑफ z से। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू होता है अंडरवुड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये मॉड ऑफ z एक्चुअल में है क्या? जैसे अगर हम यहां से निकालें तो मॉड ऑफ z आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड ऑफ z हमारा कितना आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर z इक्वल टू हमारा एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है क्या? मॉडुलस एक्चुअल में किसी भी वैल्यू की मॉडुलस या मॉड इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वह वैल्यू होती है जो उसको न्यूमेरिकली प्रदर्शित करती है, उसके साइन पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे हमसे बोला जाए 5 किलोग्राम, तो इसमें बोला जाए ये परिमाण क्या है, मॉड क्या है, न्यूमेरिकली क्वांटिटी क्या है, तो हम बताएंगे 5। और किलोग्राम क्या है? यूनिट। जब 5 किलोग्राम को एक साथ लिखते हैं तो हमारा हो जाता है द्रव्यमान या मास हो जाता है। जैसे हमसे पूछा जाए -2, ये -2 एक नंबर है, लेकिन अगर पूछा जाए इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मापांक क्या होगा, तो हम बताएंगे +2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, मॉडुलस हमें वही वैल्यू प्राप्त होती है जो उसका परिमाण होती है या एक्चुअल में उसकी वैल्यू होती है। हमें उसकी यूनिट पर, साइन पर डिपेंडेंट नहीं होता है मॉडुलस के लिए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिन दो कोऑर्डिनेट पॉइंट से मिलकर बना होता है, उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या मापांक होती है। तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है तो मॉड ऑफ z होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से होता है। जैसे हमने मान लिया ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन या मूल बिंदु हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, या फिर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने मान लिया ये पॉइंट्स ना भी हों तो z इक्वल टू, अगर हमारा x प्लस आई वाई है तो हमने मान लिया इन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन या क्या मिलेंगे? x, y मिलेंगे। तो x, y का मतलब x एक्सिस पे x डिस्टेंस, y एक्सिस पर y डिस्टेंस। तो सपोज हमने मान लिया ये पॉइंट्स अभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक नया फिगर बनाते हैं जिसमें पॉइंट्स ना दिए गए हों। तो जैसे हमारा ये है, ये हमारा x एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस है, ये हमारा x डैश एक्सिस है, ये क्या है? y डैश एक्सिस है। अब देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें सर्टेन नहीं है कि x और y की वैल्यू क्या है, तो हम सर्टेन वैल्यूज नहीं लेंगे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लेंगे। तो हम इस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो हमने मान लिया z इक्वल टू ये लिखा हुआ है x प्लस आई वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x, y यहाँ पर होंगे। हमने मान लिया इसका रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन p यहाँ पर आएगा। अब हमसे कह रहा है p के कोऑर्डिनेट x, y है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x एक्सिस पर x दूरी चलेगा और y एक्सिस पर y डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस पॉइंट P से हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं और इसी पॉइंट P से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? x, ये डिस्टेंस कितनी होगी? y। अब हमने परपेंडिकुलर खींचा है
तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। और हमने मान लिया ये परपेंडिकुलर PM है और ये परपेंडिकुलर क्या है, PN, और ये तो ओरिजिन मूल बिंदु हमारा है ही। अब हमें क्या करना है कि मॉडुलस निकालना है, और हमें पता है मॉडुलस क्या होगा, इस पॉइंट की इस O से या ओरिजिन से डिस्टेंस। तो मतलब हमें OP फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, OP फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी है, मॉडुलस OP मीन्स Z इक्वल्स टू x प्लस IY है, तो मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OP। मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू क्या हो गया, OP। और ये OP हमारी है क्या, हमें ये पता करना है। तो अब हम ट्राइंगल अगर OPM ले लें, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OPM, OPM, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल OPM की बात कर लें, कौन सा ट्राइंगल, OPM, OPM, इस ट्राइंगल की अगर हम बात कर लें OPM की, तो इससे हम OP निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लगा सकते हैं बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना है, x स्क्वायर प्लस PM कितना है, y स्क्वायर। तो OP की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही OP तो हमारा मॉड ऑफ Z था। तो सो हमारा मॉड ऑफ Z इक्वल टू मिल गया, क्या मिला, मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू, मॉड ऑफ Z इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मिल गया। तो ये हमारा हो गया। करते हैं Z इक्वल टू 3 प्लस 4i की। तो अगर हम Z इक्वल टू 3 प्लस 4i की बात करें और इसका हमसे पूछा जाए कि मॉडुलस या मापांक क्या है, तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे, क्रमित युग्म निकालेंगे, ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। क्या मिलेगा, 3,4। और हमने मान लिया कि ये 3,4 पॉइंट P से रिप्रेजेंट हो रहा है। मीन्स क्या है, x पर 3 है और y पर 4 डिस्टेंस है, तो ये हमारा पॉइंट P है। सपोज हमने मान लिया पॉइंट P है, और ये हमारा PM हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, PN है। तो हमने देखा कि ये PM परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो अब इसका मॉडुलस निकालना है। तो हमें पता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4i का जो मॉडुलस होगा वो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। तो इसका अगर हम मॉडुलस की बात करें तो ये OP मॉडुलस होगा, और OP ही हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। तो इसका मॉडुलस हम निकालने की बात करें तो मॉडुलस OP इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, इस ट्राइंगल OPM में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, मापांक की वैल्यू हो गई। अब OP स्क्वायर इज इक्वल टू, OM की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 9, PM की वैल्यू कितनी है, जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे कितना है, 4 का स्क्वायर 16। तो P इक्वल टू अंडर रूट 25, क्योंकि 16 9 25 हो जाएगा। OP इक्वल टू 5। अब ये OP है क्या, मॉड ऑफ Z होता है, हमें पता है। तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। इसका मापांक कितना आ गया, 5। मीन्स अगर Z इक्वल टू 3 प्लस 4i है तो मॉड ऑफ Z इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मॉडुलस क्या होता है। अब हम इसके बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, तो और अच्छी तरीके से इसे क्लियर अप करते हैं। जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, उसका मॉडुलस निकालना हो, तो हमें याद रखना है कि ये जो मैंने फार्मूला प्रूफ करके बताया, आपको ये क्वेश्चन में प्रूफ करके नहीं दिखाना है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा फाइंड द मॉडुलस ऑफ अंडर रूट 3 प्लस 1, फाइंड द मॉडुलस ऑफ अंडर रूट 3 प्लस 1 आई, या फिर अंडर रूट 3 प्लस आई लिख दें या 1 आई लिख दें। हमसे कह रहा है, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे पास लिखा हुआ है, क्या है, 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट माइनस रूट 3। हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने का मतलब क्या होना चाहिए, उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो मॉड ऑफ Z, पहले तो Z इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस आई,
तो इसका रियल पार्ट क्या है √3, इमेजिनरी पार्ट क्या है आई के जो कॉफिशिएंट है, आई का कॉफिशिएंट है 1, तो मॉड ऑफ जेड हो जाएगा अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू हो गया √3 की वैल्यू 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू हो गया √4, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, रूट से कोई भी नंबर प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन जब बात कर रहे होंगे मॉडुलस की तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने मान लिया ये Z1 इक्वल टू लिखा हुआ है 2 प्लस √-3 को लिख देंगे √3 इंटू √-1, तो Z1 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस √3i। Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस √3i, तो ये हमारा हो गया Z1। तो मॉड ऑफ Z1 क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है i का कॉफिशिएंट, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू √2 का स्क्वायर 4, √3 की स्क्वायर 3, तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू √7। तो ये हमारा क्या हो गया मापांक हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि मापांक क्या होता है और कैसे निकालते हैं। अब आइए आगे हम बात करते हैं कोणांक की। किसकी बात करेंगे कोणांक की। तो हम देखते हैं कोणांक क्या होता है। आर्गुमेंट या कोणांक, कोणांक इसे बोलते हैं आर्गुमेंट। तो कोणांक क्या होता है, सपोज जेड इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस आई बी, जेड इक्वल टू क्या लिखा है a प्लस आई बी, तो इसका कोणांक क्या होगा। तो देखते हैं कोणांक होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स या हम बोले क्रमित युग्म या फिर हम बोले ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर्ड पेयर को कार्तीय तल में निरूपित करने पर मूल बिंदु तथा उस बिंदु द्वारा बनी लाइन का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण के टेंजेंट को कोणांक कहते हैं। बनाए गए कोण को क्या कहते हैं कोणांक। तो ध्यान रखना कोणांक क्या होता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म तथा मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बनाए गए कोण को कोणांक कहते हैं। द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो हम देखते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा। तो देखते हैं ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन। सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, ये हमारा x डैश y डैश एक्सिस हो गया, ये x डैश एक्सिस हो गया। z इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे a कॉमा b, और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सपोज मान लेते हैं हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे a कॉमा b, तो a कॉमा b और ओरिजिन क्या है o। अब हमारी डेफिनेशन क्या है मॉडुलस की, सॉरी आर्गुमेंट की, कि ओरिजिन और इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है इसे इसका क्या कहते हैं आर्गुमेंट या कोणांक कहते हैं। तो ये थीटा हमारा क्या होगा कोणांक। तो देखते हैं थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर खींच देंगे तो हम देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर, अगर ये पॉइंट हमारा P है और इस परपेंडिकुलर को M नाम दें, तो हम ये देख पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट a, b है। इसका मतलब x एक्सिस पर a डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा b। x एक्सिस पर a डिस्टेंस एंड y एक्सिस पर b। अब आगे बात करते हैं x पर a, y पर b। तो ये हमारा जो a और b है इसके अकॉर्डिंग ही थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। इन ट्राइंगल
POM थीटा निकालना है। इस थीटा के लिए हमें क्या क्या पता है, सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है या लंब होता है, तो लंब पता है और आधार पता है। तो इस एंगल थीटा के लिए लंब और आधार पता है, और लंब और आधार किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, tan थीटा में आता है या cot थीटा में आता है, लेकिन हम पहले tan लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू इन ट्राइंगल POM tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PM अपॉन बेस OM। तो tan थीटा इज इक्वल टू PM की वैल्यू क्या है B, OM की वैल्यू क्या है A। tan थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपॉन A। और ये B और A क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैंग्वेज फॉर्म में, आर्गुमेंट इज इक्वल टू, आर्गुमेंट मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B क्या था, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो जो आर्गुमेंट हमारा हो गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, कोणांक हो गया। तो अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमारे पास एक Z1 इक्वल टू लिखा हुआ है, Z1 इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस आई, इसका कोणांक निकालना है। और एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, Z2 इक्वल टू लिखा है √2 माइनस √2 आई, हमें इसका कोणांक निकालना है। तो Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई, Z2 इक्वल टू √2 माइनस √2 आई, इसका कोणांक निकालना है। तो देखिए कोणांक हमारा क्या होता है, √2 प्लस √2 आई, कोणांक क्या होता है √2 माइनस √2 आई। तो देखते हैं हमारा कोणांक tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन A या फिर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई, तो इसका रियल पार्ट कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1। तो हमारा रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। तो हमारा कोणांक tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 1, पहले तो फार्मूला लिख सकते हैं B अपॉन A। तो tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन A की वैल्यू रियल पार्ट 1। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 या tan 45। तो जो हमारा कोणांक आ गया थीटा इक्वल टू π/4 आ गया, ये कोणांक हमारा क्या आया है, थीटा इज इक्वल टू π/4। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें Z2 इक्वल टू लिखा है √2 माइनस √2 आई, इसका कोणांक निकालना है। तो इस कोणांक का रियल पार्ट निकाल पता होना चाहिए। तो रियल पार्ट कितना होता है, √2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, आई के कॉफिशिएंट माइनस √2 है, तो निगेटिव √2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया माइनस √2। तो हमारा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन A मीन्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो माइनस √2 अपॉन √2। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, सॉरी √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, -1। अब tan -1 कहाँ पर होता है, tan 135 हमारा क्या देता है -1, इसको हम लिख सकते हैं 135। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 135। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें ध्यान रहे जो आर्गुमेंट होता है उसको हम लोग हमेशा ही रेडियन में रखते हैं। कैसे रखते हैं, रेडियन में रखते हैं। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो थीटा की वैल्यू 135 रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई, तो इंटू पाई अपॉन 180, 15 से डिवाइड कर दो, 15 9 जा 15 12 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो थीटा इक्वल टू आ गया 3π/4। तो ये हमारा क्या निकल आया, कोणांक निकल आया। तो इस प्रकार हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक क्या होता है, कैसे निकलता है और क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर कोणांक भी पढ़ लिया।
अब आगे हम बात करते हैं गुणांक के बाद आज के लास्ट टॉपिक ध्रुवीय रूप की पोलर फॉर्म की। तो अब हम देखते हैं इसके बाद पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, ध्रुवीय रूप क्या होता है, आइए देखते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्रुवीय रूप। क्या होता है, ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म को क्या कहते हैं, ध्रुवीय रूप। किसी भी सम्मिश्र संख्या का पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप। तो देखते हैं ध्रुवीय रूप हमारा क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो किसी भी ध्रुवीय रूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉडुलस और आर्गुमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पोलर फॉर्म कहलाता है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मापांक और कोणांक के रूप में व्यवस्थित करना या निरूपित करना हमारा ध्रुवीय रूप कहलाता है। तो इसका एक और नाम हो सकता है, क्या हो सकता है, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। इसको हम लोग मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं, ध्रुवीय रूप कहते हैं या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। तो बिल्कुल इजी है। क्या करते हैं देखते हैं। सपोज z इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस आई बी। तो अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करें तो मान लेते हैं पॉइंट हमारा a कॉमा बी है। तो ये O हो गया, सपोज ये A हो गया और ये B हो गया। तो ये हमारा OP क्या हो, अगर ये पॉइंट हमारा P है तो अगर इसको R मान लें, मतलब मॉडुलस को हम एक स्पेशल नेम क्या दे दें, R दे दें, और इसके कोणांक या आर्गुमेंट को थीटा दे दें, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा फॉर्म बना दें जिसमें R और थीटा दोनों शामिल हो जाएं, तो वो हमारा क्या होगा, ध्रुवीय रूप होगा या फिर पोलर फॉर्म होगा। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म हमारा होता है, क्या होता है, R, क्योंकि मॉडुलस लाना है, ब्रैकेट क्लोज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा होता है ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म क्या होता है, R cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर जहां R क्या है, मॉडुलस है, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। R मॉडुलस है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट। तो हमने देखा कि हमारा मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बनाया जाए तो उसे हम पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप कहते हैं। तो हमारा ये होता है R cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कैसे करते हैं। तो सपोज हमने, तो ध्यान रखेंगे पोलर फॉर्म इज इक्वल टू R ब्रैकेट क्लोज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होना चाहिए। R जहां मॉडुलस होता है, थीटा आर्गुमेंट होता है। तो अब जैसे हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 प्लस अंडर रूट 3i। सपोज हमने मान लिया लिखा है 1 प्लस अंडर रूट 3i। इसका हमें पोलर फॉर्म बनाना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इनकी स्टेप्स को याद रखेंगे, उसी तरीके से वर्किंग करनी है। जैसे हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्टेप्स याद रखी थी, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग की थी, उसी तरीके से पोलर फॉर्म निकालने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम मानेंगे लेट पोलर फॉर्म बी R cos थीटा प्लस आई। अब एक चीज और याद रखिए, हमें पोलर फॉर्म लिखना है तो ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो फॉर्म है। तो मतलब चाहे इसको हम इस फॉर्म में लिखें, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखें, या R cos थीटा आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखें, दोनों रहेंगे तो बराबर ही। तो हम बराबर करा देंगे, लिखेंगे R cos थीटा प्लस आई साइन थीटा
इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3i। तो इस तरीके से कभी भी पोलर फॉर्म निकालना होगा तो मान के दोनों को इक्वल कराएंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3i। अब देखते हैं बाय कंपेयरिंग r cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट की कंपेयरिंग रियल पार्ट से होगी, तो रियल पार्ट है हमारा 1। इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग किससे होगी? इमेजिनरी पार्ट से। तो r sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 3। अब ये दो इक्वेशन हर क्वेश्चन में, हर पोलर फॉर्म के क्वेश्चन में यहाँ तक तो कॉमन है, उसके बाद भी कॉमन है। हमें r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। तो जब कभी भी r की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। याद रखें कभी भी पोलर फॉर्म निकालते समय हम r की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो बनेंगी उनका वर्ग करके जोड़ेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये हमारा हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है 1। तो r स्क्वायर की वैल्यू 4, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2। हम प्लस माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा ये क्या है मॉडुलस है। अब r तो निकल आया, थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं तो इसमें भी याद रखेंगे कभी भी थीटा निकालना होगा तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे, हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 1 r cos, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट किया है तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी साइन अपॉन कॉस tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 3। तो tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 60। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई π/3। थीटा की वैल्यू π/3 आ गई, थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ आएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा cos π/3 प्लस i sin π/3। तो ये हमारा पोलर फॉर्म बन के आया है। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हम पोलर फॉर्म निकालते हैं, जैसे 1 प्लस रूट 3i का निकाला। अभी हम एक क्वेश्चन और निकालेंगे पोलर फॉर्म का, एक क्वेश्चन और करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो आइए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं पोलर फॉर्म का ही। जैसे कह रहा है -1 माइनस रूट 2i, -1 माइनस रूट 2i, ये z इसको टू लिखा हुआ है, इसका पोलर फॉर्म हमें बनाना है। z इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i है, रूट 2i है, इसका पोलर फॉर्म बनाना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द पोलर फॉर्म बी, माना पोलर फॉर्म हमारा क्या होगा r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हमें पता है कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये दूसरा फॉर्म है, तो ये दोनों बराबर होंगे। r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 2i। अब कंपेयरिंग कर दो, पहले तो लिखेंगे r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 2i। तो r cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। r cos थीटा की वैल्यू हो गई -1, r sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई -√2।
अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब हमें फिर से वही वर्किंग करनी है। क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 का स्क्वायर प्लस -√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर 2। तो ये हमारा आ गया 1 + 2। तो आर स्क्वायर की इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। आर स्क्वायर इंटू 1 क्या है हमारा 3। क्लियर हो गया। इसके आगे देखते हैं। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। तो आर की वैल्यू √3 हो गई। तो ये हमारा मॉडुलस निकल आया। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट की। तो आर्गुमेंट क्या होता है हमारा, अब हमें नहीं पता है, देखना पड़ेगा। तो क्या है देखते हैं। इक्वेशन आर्गुमेंट के लिए क्या बताया, सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं। इक्वेशन सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है -√2 अपॉन -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू √2। अब tan थीटा की वैल्यू √2 आ गई। हमें यहाँ साइन और कॉस लिखना होता है। हमारे यहाँ क्या लिखना होता है, साइन और कॉस। अब देखते हैं tan में √2 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो क्या करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए देखो हम एक ट्रायंगल तैयार कर लेंगे। ट्रायंगल में अगर इसका एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या है √2। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो √2/1। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना मिलेगा √3। कितना मिलेगा √3। तो अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √2/√3, या फिर हम सीधे लिख दें √2/3 एंड cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√3। ठीक है। तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकली है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स √2/3 लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं जो हमारा पोलर फॉर्म हो जाएगा r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये हमारा होगा। तो रखेंगे क्या, r की वैल्यू कितनी है हमारी √3। यहाँ क्या है cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1/√3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स 1/√3, क्योंकि थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1/√3 मिलेगी। तो cos इनवर्स 1/√3 प्लस i साइन थीटा की वैल्यू क्या है साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स √2/√3। तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। जब वैल्यूज नहीं पता होगी तो हम इस तरीके से वर्किंग करेंगे। तो ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। तो इस तरीके से हमने आज देखा। तो आज हमने देखा मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में, आज के क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लगाने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक के। और बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद फिर